बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द करवाने चल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हिंदी भाषा में बोलते समय और लिखते समय बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक तरह से लगते हैं। कहने का मतलब उच्चारण के आधार पर जो शब्द सुनने को मिलता है वो प्रायः कान में जब पड़ता है तो मिलता जुलता सा प्रतीत होता है, लेकिन अर्थों में उसके भिन्नता होती है। श्रुति सम, सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनने में, श्रुति सम और भिन्नार्थक, भिन्न है अर्थ में, सुनने में समान अर्थ में भिन्न, उसे कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। यानी कि जिन शब्दों को हम सुनने में समान और अर्थ में भिन्नता पाते हैं उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। तो मैं इसकी एक लाइन की परिभाषा लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके उदाहरण लिखवाती हूँ। जो शब्द सुनने में समान लगे परंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। तो ये मैंने इसकी एक हल्की सी छोटी फोटी सी परिभाषा दे दी। अब मैं उदाहरण के तौर पर एक साथ नीचे लिखती चल रही हूँ, आप इसको मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। तो मैं जो सुनने में शब्द समान लगते हैं पहले वो शब्द लिखूंगी, फिर उनके अर्थ लिखूंगी। यानी सुनने में जो शब्द समान लगते हैं उनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तो उनके अर्थ भी मैं यहाँ लिखूंगी। तो शब्द और अर्थ ऐसे करके मैं लिख रही हूँ। जो सुनने में शब्द समान लगते हैं उनके अर्थ। चलिए, तो पहला शब्द लिखिए अचार। अचार क्या है? अचार आम, नींबू, खाने की वस्तु, खाने की वस्तु, आम का, नींबू का, तमाम तरह का अचार आपने सुना होगा। और दूसरा शब्द है आचार। एक मात्रा के अंतर से यहाँ पर शब्द में बहुत भिन्नता हो जाती है, जिसका मतलब होता है चाल चलन, आचार व्यवहार जिसको हम कहते हैं। तो ये देखिए, अचार और आचार में कितना बड़ा अंतर है। फिर इसका दूसरा शब्द है अनल, जिसका अर्थ होता है आग, और अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा। फिर तीसरा शब्द जो बोलचाल में बहुत प्रयोग होता है, अर्थ की भिन्नता का अंतर बहुत कठिन हो जाता है क्लास 6 के बच्चों के लिए। जैसे हम अपेक्षा और उपेक्षा शब्द बोलते हैं, तो अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा या उम्मीद, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना। यदि कोई किसी व्यक्ति की उपेक्षा करता है यानी उसका तिरस्कार करता है। और अपेक्षा, मुझे आपसे ये अपेक्षा है यानी मुझे आपसे ये उम्मीद है,
तो दोनों के अर्थ में काफी अंतर हो जाता है। तो अपेक्षा, राम की अपेक्षा, इसमें तुलना का भाव भी होता है। तो अपेक्षा का मतलब होता है या तो तुलना या उम्मीद, और उपेक्षा उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। ये देखिए तिरस्कार हो गया। फिर अगला शब्द है आदि और आदि। आदि, देखिए यहां आदि और आदि में क्या अंतर है? एक आदि और यह आदि, इसके उच्चारण से इसका अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। एक को हम पढ़ेंगे आदि, दूसरे को पढ़ेंगे आदि, तो दोनों के सुनने में आपको कुछ न कुछ अंतर लग रहा होगा। तो आदि का मतलब होता है इस वाले जिसमें छोटी की मात्रा दी गई है उसका होता है आरंभ, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। किसी एक तरह के कार्य को करने का कोई आदी हो जाए, चाय पीने का आदी हो जाए, देर रात तक जगने का आदी हो जाए, तो ये अभ्यस्त हो जाता है इसका मतलब। उसके बाद उपयुक्त और उपरयुक्त। देखिए शब्द है उपयुक्त, एक शब्द है उपयुक्त और दूसरा शब्द है उपरयुक्त। ये दो शब्द में बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो उपयुक्त और उपरयुक्त में देखिए अर्थ में कितना अंतर हो जाता है, जबकि शब्द में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर सुनने में। उपयुक्त, उपरयुक्त, तो उपयुक्त का मतलब हो गया उचित, और उपरयुक्त का मतलब ऊपर लिखा हुआ, ऊपर कहा गया। चाहे जैसे आप लोग लिखा रहता है पेपर में, पेपर वगैरह में लिखा रहता है कि उपयुक्त दिए गए अंश को पढ़कर, यानी ऊपर दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ऐसे में क्या हो जाता है, उपयुक्त या उपर्युक्त, दोनों में अंतर है। फिर शब्द है जो बहुत ज्यादा क्लास 6 के बच्चे रीडिंग में गलती करते हैं। एक शब्द है और दूसरा शब्द है और। अब ये और योजक है, ये और किसी चीज की तरफ है, यानी इस दोनों में देखिए क्या है, एक छोटी सी मात्रा का अंतर है लेकिन अर्थ का अंतर बहुत बड़ा है। और का मतलब होता है की तरफ, की तरफ, यानी पूरब की ओर, यानी पूरब की तरफ। और का मतलब होता है तथा या योजक कह सकते हैं इसको मैं यहां लिख देती हूं। ये इसको योजक कहते हैं, जोड़ने वाला, या तथा के अर्थ में। तो ये देखिए ऐसे होते हैं श्रुति संबंधार्थक जो सुनने में बड़े समान लगते हैं लेकिन अर्थ में इनके बहुत अंतर हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा क्लास 6 के लिए मात्राओं का ध्यान देने की जरूरत है। एक शब्द आता है अवधि और दूसरा शब्द है अवधि। ये देखिए दो शब्द हैं, इनमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। पहले वाले अवधि में छोटी ई की मात्रा दी गई है और दूसरे के अवधि में बड़ी ई की मात्रा दी गई है, लेकिन इसके अर्थ में कितना अंतर हो जा रहा है ये देखिए। ये अवधि जिसपे छोटी ई की मात्रा दी गई है वो समय है, और ये अवधि एक तरह की भाषा है। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा है।
तो मैंने देखिए आपको इतने शब्द बताए, आप इसके छोटे छोटे अंतर पर ध्यान दीजिए। फिर अगला शब्द है आकर, आकार। शब्द है आकर, आकर, और दूसरा शब्द है आकार। अब देखिए आकर यानी आने पर के लिए कहा जा रहा है शब्द आकर। आपकी छोटी छोटी मात्राओं की गलतियां कैसे शब्द के अर्थ में अनर्थ कर देती हैं, उसका यहाँ बहुत साक्षात उदाहरण मैं आपको दे रही हूं। तो आकर का मतलब हो जाता है आने के बाद, आने के बाद। और आकार क्या होता है? आकार किसी चीज के रूप को कहते हैं, किसी चीज के की आकृति को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गोल आकार का, चौकोर आकार का, त्रिभुज आकार का, तो ये आकार हुआ उसकी आकृति। इसीलिए मैंने आकृति शब्द का भी अर्थ आपको समझा दिया है। आकृति का मतलब हो गया उसका रूप। तो मैंने अभी इतने शब्द लिखे हैं, अभी और लिखूंगी, लेकिन तब तक आप इसे अच्छी तरह से उतार करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रब करूंगी क्योंकि ऊपर मैंने परिभाषा लिख दी थी, तो वो नीचे सिर्फ 8 शब्द ही आ पाए हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगी। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रब करने चल रही हूं इसे। तो श्रुति संभिन्नार्थक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसको बोलने और लिखने में छोटी छोटी मात्राओं का अंतर होता है। आकर और आकार, एक नन्ही सी मात्रा ने पूरे अर्थ को अंतर कर दिया। आकर कहा और आकार कहा, एक मात्रा की बढ़ोतरी हो रही है और उस एक मात्रा ने पूरे अर्थ के अंतर को बदल दिया। तो यही यहाँ पर समझाने के लिए मैंने श्रुति संभिन्नार्थक आपको पढ़ाया कि आप ये शब्द सुनते रहिए। व्याकरण में बहुत अर्थ होता है, कई बार आपको दे दिया जाता है जो शब्द आपको सुनने में समान लगते हैं, इनके अर्थ के अंतर को अलग करते हुए या वाक्य प्रयोग करें। जैसे आकर और आकार। अब कहेंगे राम ने बाजार से आकर खाना खाया और उसके पास गोल आकार के तमाम चित्र थे। अब आकर और आकार में अंतर हो गया। यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर श्रुति संभिन्नार्थक पढ़ाया है। अब आगे लिखिए असमान, आसमान, असमान और आसमान। एक छोटी मात्रा का क्या महत्व है, इसको लिखने से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यानी जो बराबर ना हो, और आसमान का मतलब होता है आकाश। ठीक है। फिर अगला शब्द है कुल और कूल। आपको इन शब्दों का वाक्य प्रयोग भी एक में मिलाकर आता है। जैसे कुल और कूल को एक में मिलाकर आप वाक्य प्रयोग करें, तो पहले हम इसका अर्थ का अंतर लिख देते हैं। कुल का मतलब योग या सारा, और कूल का मतलब होता है किनारा। अब उसको आपको एक में वाक्य प्रयोग अगर करना है तो आप लिख सकते हैं कुल 10 लोग जमुना के कूल पर बैठकर जमुना के सौंदर्य को देख रहे थे। तो हो गया कि कुल 10 लोग
जमुना के किनारे बैठ के जमुना के सौंदर्य को देख रहे थे। तो ये एक ही में दोनों तरह के वाक्यों का प्रयोग इसको कहते हैं। फिर अगला शब्द है कपट और कपाट। कपट और कपाट, देखिए जरा सी मात्रा ने कितना अर्थ का अंतर कर दिया। तो कपट का तो मतलब होता है धोखा, और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। तो शब्द का अर्थ का अंतर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। फिर शब्द है कोश और कोश। देखिए इसके अंतर देखिए, इसमें षटकोणसा होता है और इसमें बड़ा सा होता है। ये कोश जो होता है ये खजाने के लिए आता है, दोनों के अर्थ का अंतर समझ लीजिए। और ये कोश जो है वो शब्द भंडार, जो डिक्शनरी वगैरह होती है जिसमें शब्द का भंडार भरा होता है, उसको कहते हैं शब्द कोश। इसको कहते हैं शब्द भंडार, कोश। और ये कोश जो खजाना होता है। अब अगला शब्द है गृह और ग्रह। बोलने में बहुत बार मैंने ये गृह और ग्रह की अशुद्धियां पाई हैं। बच्चे दोनों के अंतर को बिल्कुल नहीं समझ पाते। ये जो गृह में नीचे री लगी है, ये री है, र नहीं है, ये री है। और ये जो है ये पदेन र है, नीचे जो र लगा है ग्रह में, इसको पदेन रा कहते हैं। तो दोनों के अर्थ में बहुत अधिक अंतर दिखाई पड़ता है। तो गृह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। अब देखिए कढ़ाई और कड़ाही। कढ़ाई और होता है कड़ाही। कढ़ाई और कड़ाई। अब ये कढ़ाई जो है वो कहते हैं कढ़ाई बुनाई को, फूल काटना, कपड़े पर, चादर पर जो सुई धागे के आधार पर कढ़ाई की जाती है विभिन्न तरह की, उसको कहते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई को अगर कपड़े पर फूल काढ़ना, बनाना मतलब। और कढ़ाई का मतलब होता है सख्ती, यानी कोई आपके साथ बहुत कड़ाई से पेश आए। कितना छोटा छोटा अंतर हिंदी में शब्दों का बहुत बड़ा अंतर बन जाता है कि पिताजी मोहन के साथ बहुत कड़ाई से पेश आते हैं, यानी सख्ती से पेश आते हैं। और ऊपर है कि सीता अपने घर की चादर के पर सुंदर सुंदर फूलों की कढ़ाई कर रही है। तो दोनों शब्दों में देखिए ये अंतर हुआ। फिर है, अब देखिए काट और काठ। अब काठ का मतलब हो जाता है क्रिया है काटना, और काठ का मतलब हो जाता है लकड़ी। फिर उसके बाद है अंबर और अंबार। अंबर
और अंबर। ये अब इस अंबर का मतलब होता है आसमान, और अंबार का मतलब होता है ढेर। तो ये शब्द है अंबर और अंबार यानी ढेर। फिर आया बाल और भाल। बाल और भाल। बाल और भाल का क्या अंतर हो गया आपके लिए? तो बाल शब्द का अर्थ होता है केश। केश मतलब सर में जो बाल होते हैं उनको कहते हैं केश, लिख दे रहे हैं हम इसको। और भाल का मतलब होता है मस्तक। देखिए तो दोनों में कितना अंतर हो गया। फिर एक शब्द है चिर और दूसरा शब्द है चीर। अब देखिए यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, बस इतना ही अंतर है शब्द में, लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा अंतर मिलता है। तो चिर शब्द का अर्थ होता है लंबे समय के लिए, शाश्वत या लंबे समय के लिए। शाश्वत अगर मैं लिख दूंगी तो आप क्लास 6 के बच्चे हैं, नहीं समझ पाएंगे कि शाश्वत किसको कहते हैं, इसलिए मैं उसे लिख रही हूं लंबे समय तक, चिरकाल तक। और चीर का मतलब होता है वस्त्र। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तो ये चीर है। और ठीक है, वो चिर शब्द है लंबे समय तक। तो इतने शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, इसको आप उतार लीजिए। और जिनको लिखने में देर होती है वो स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रही हूं। आप जिन चीजों को मात्राओं की गलती समझ करके आपको बस लिखने में ये लगता है, लेखन में देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी मात्रा आपके पूरे अर्थ को बदल देती है। अगर आपने एक छोटी की मात्रा लगा दी और वहां बड़ी की आवश्यकता है तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। अगर लिखते हैं अवधि और अवधि, तो अवधि समय को संबोधित कर रही है, अवधि भाषा को संबोधित कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से नहीं लिखे, मात्रा की गलती कर दिए, तो पूरे शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूं। अगला लिखिए तरणी और तरणी। देखिए यहां भी सिर्फ मात्रा का अंतर है, तरणी और तरणी। तो तरणी कहते हैं नौका को, नाव जिसको आप कहते हैं नौका या नाव लिख लीजिए। और तरणी मतलब होता है सूर्य। तो दोनों की सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, बड़ी है या छोटी, लेकिन शब्द के अर्थ में कितना बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। फिर अगला शब्द है गाड़ी और गाढ़ी। गाड़ी और गाढ़ी। अब क्या, गाड़ी तो सवारी हो गई, और गाढ़ी जो बहुत परिश्रम से किया गया कार्य हो।
प्रगाढ़, कि राम और श्याम में गाढ़ी मित्रता है। प्रगाढ़, तो दोनों के अंतर में अंतर आ गया। दिन और दीन, अब देखिए यहां भी सिर्फ मात्रा की एक मात्रा का अंतर है। एक शब्द छोटी की मात्रा दिन बन गया। दिन को आप कह सकते हैं दिवस के रूप में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसको दिवस कहिए या दिन कहिए। और दीन का मतलब होता है दुखी। तो देखिए दिन और दीन दोनों के अंतर कितने बड़े हो गए मात्रा का। इसीलिए कहते हैं हिंदी ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने मात्रा की गलतियां की तो अर्थ कुछ का कुछ भी बन सकता है। तो ध्यान रखिए, नीर और नीड़। अब नीर का मतलब होता है पानी और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। फिर उसके बाद है तरंग और तुरंग। तरंग शब्द है तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर, और मात्रा लगी तू ऊ की तो तुरंग हुआ, इसका मतलब होता है घोड़ा। तरंग तुरंग, कितनी समानता सुनने में लग रही है, लेकिन अर्थ में जमीन आसमान का अंतर रहता है। तरंग और तुरंग। फिर है एक शब्द है नियत और नियत। नियत और नियत। अब नियत होता है निश्चित, नियत समय पर यानी निश्चित समय पर। नियत का मतलब हो गया निश्चित, और नियत का मतलब हो जाता है विचार, यानी आपकी कैसी नियत है। तो दोनों नियत में कितना अंतर हो जाता है। इच्छा या विचार, कुछ भी कह सकते हैं इसको, सोच कह सकते हैं। तो मात्रा का खाली अंतर यहाँ छोटी बड़ी, और आप लोग प्रायः मात्रा की त्रुटियां करते हैं। जहाँ छोटी की जरूरत होती है बड़ी लगाते हैं, जहाँ बड़ी की जरूरत होती है छोटी लगाते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी मात्रा का हेरफेर पूरे शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब निधन और निर्धन शब्द है। निधन और निर्धन। अब निधन का मतलब होता है किसी की भी मृत्यु, और निर्धन का मतलब हो जाता है गरीब। देखिए इसमें भी कितनी समानता है। एक रेफ लग गया है, और जो देखने में आपको लग रहा है, अगर ध्यान न दें तो आपको दोनों को एक जैसा ही लिखा दिखाई देगा, और लेकिन एक रेफ लग करके शब्द के अर्थ को किस तरह से परिवर्तित कर देता है वो देखिए। अब अगला शब्द है श्याम और शाम। श्याम मतलब होता है कृष्ण के लिए भी कहा जाता है, और सांवले के लिए भी कहा जाता है। सांवला, श्यामल रंग, और कृष्ण के लिए तो कहा ही जाता है। श्याम को हम सांवला या काला भी लिखेंगे, या कृष्ण के लिए लिख सकते हैं। और शाम का मतलब होता है संध्या काल, संध्या का समय। तो देखिए शब्दों के चमत्कार है कि जो थोड़ी सी मात्राओं के कारण
कितना परिवर्तन कर देता है, कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी कहने के लिए होती है कि बहुत सरल है, लेकिन एक नन्ही सी मात्रा पूरा अंतर कर देती है। एक शब्द और लिख देती हूँ, बहुत कॉमन है, प्रसाद और प्रासाद। शब्द है प्रसाद, तो मंदिर में जो चढ़ावा होता है उसको हम प्रसाद कहते हैं। मंदिर में चढ़ाया गया फल फूल। और प्रासाद, अब देखिए यहाँ पर एक मात्रा का अंतर है, और प्रासाद का मतलब हो जाता है घर। घर न कहिए बल्कि महल कह सकते हैं, घर कहिए महल कहिए। तो कितना फर्क हो जाता है आपको यहाँ छोटी सी अंतर से। तो मैंने आज आपको श्रुति समभिन्नार्थक कराया, और उम्मीद है कि इसको सीखने के बाद अब आप मात्राओं की त्रुटियों का महत्व तो समझ गए होंगे। तो लेखन में आप ध्यान देंगे, नहीं तो थोड़ी सी त्रुटि आपकी बहुत बड़ी त्रुटि बन जाएगी। और आपको कभी कभी ऐसे व्याकरण, ये तो व्याकरण की चीज़ है कि दोनों देकर वाक्य में प्रयोग करने को आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंश पसंद आया होगा और आप इस पर ध्यान देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।